हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आज अपने इसका पार्ट नंबर 19 यानी 19 नंबर पार्ट इसका करने जा रहे हैं। तो आज क्या है, धूप में यानी कि मैं कमरा कुमरा खोल के बैठा हूँ। हो सकता है बाहर से आपको आवाज थोड़ी आ जाए क्योंकि देखो गर्मी हो गई है इस कारण। और एक दिन में वीडियो ये बना रहा हूँ, कई बार वीडियो मैं रात में बनाता हूँ, तो इस कारण आपको यानी ज्यादा लाइट सी दिख रही होगी, तो उसका यही कारण है। ठीक है, तो अब देखो जो आज के अपने टॉपिक हैं वो हैं करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। दूसरा टॉपिक है फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। और तीसरा है पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तीनों ही छोटे छोटे टॉपिक हैं। शुरू वाले दो टॉपिक 24 और 25 नंबर, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड। ठीक है, तो इनको आपको ऐसे कैसे याद रखना होगा। और दूसरा जो टॉपिक है वो है पिवेटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो ये भी अपने को पढ़ना है, जो सेकंड टाइप था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, और ये वो गैल्वेनोमीटर है जो आप लैब में यूज करते हो। तो जब लैब में यूज करते हो तो मतलब आपके प्रैक्टिकल में ये वाला गैल्वेनोमीटर काम में आता है। ठीक है, तो अब क्या है कि आपको इस गैल्वेनोमीटर को याद अच्छे तरीके से इस कारण करना होगा कि आपके प्रैक्टिकल में भी ये काम आएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो सेंसिटिविटी क्या होती है पहले वो देखो कि द दैट गैल्वेनोमीटर इज मोर सेंसिटिव इन विच ए स्मॉल करंट और स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड। यानी कि वो गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होता है कि जब उसमें क्या हो कि इन विच ए स्मॉल करंट और स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड देन इट गिव्स नेसेसरी डिफ्लेक्शन। यानी कि अगर अपने उसमें से बहुत ही थोड़ा करंट फ्लो करें या उसमें से बहुत ही अपने क्या करें कि थोड़ी वोल्टेज उस पर लगाएं तो अपने को डिफ्लेक्शन आ जाए, मतलब उसके अपने को पता लग जाए भी छोटी से छोटी या छोटे से छोटा करंट या वोल्टेज लगाने पर उसमें डिफ्लेक्शन आ जाए, सुई हिल जाए उसकी। तो उसको ही अपने क्या बोलेंगे बच्चों कि वो वाला गैल्वेनोमीटर अपना क्या है, ज्यादा सेंसिटिव है। समझ आई बात? तो उसको अपने सेंसिटिविटी बोल देते हैं। सेंसिटिविटी मतलब कि डिफ्लेक्शन ज्यादा देना थोड़े से करंट से या थोड़ी सी वोल्टेज से। समझ आई बात? अब नेक्स्ट क्या है कि सबसे पहले नंबर पर आती है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी दो टाइप की होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंसिटिविटी। तो इनके नाम से स्पष्ट है कि ये क्या है, करंट के लिए सेंसिटिविटी होगी। तो अब देखो करंट, जो करंट सेंसिटिविटी है इसकी डेफिनेशन क्या है आपके पास कि इन ए गैल्वेनोमीटर द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। यानी कि एक यूनिट करंट अगर अपने गैल्वेनोमीटर में सेंड करें, उसमें भेजें, तो उसमें जितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, फाई क्या है, डिफ्लेक्शन है, तो उस क्या है डिफ्लेक्शन को ही अपने क्या बोल देते हैं, करंट सेंसिटिविटी। मतलब आप गैल्वेनोमीटर में 1 एम्पियर का करंट भेजो या 1 मिली एम्पियर का भेजो या आपकी यूनिट करंट उसमें भेजें, तो उसमें कितना डिफ्लेक्शन अपने जनरेट होता है, उसको ही अपने क्या बोल देते हैं, इसकी करंट सेंसिटिविटी। और ये इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला देखो, डेफिनेशन में अगर आई की वैल्यू अपने 1 एम्पियर रख दें तो एस आई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। एस आई करंट सेंसिटिविटी का सिंबल है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 5/I, या सिंपली अपने बोल सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कितना करंट फ्लो हुआ और उससे जितना डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, उन दोनों के रेशियो को अपने क्या बोल देते हैं, सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी बोल देते हैं बच्चों। ठीक है, समझ आ गया होगा मुझे लगता है करंट सेंसिटिविटी क्या चीज होती है। तो अब देखो आपको एक चीज पता है, कल आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो पिछली वीडियो थी उसमें कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम इक्वेशन 3 वहां पर बनी थी। तो एस आई इज इक्वल टू 5/K5। यानी कि जो आई की वैल्यू आई थी अपने पास गैल्वेनोमीटर के लिए, वो के फाई की इक्वल आई थी। ठीक है, और ये के आपने कांस्टेंट कहा था। ठीक है, इसको रिप्रोडक्शन फैक्टर भी अपने कहा था गैल्वेनोमीटर का, रिडक्शन फैक्टर, सॉरी रिप्रोडक्शन रिडक्शन फैक्टर इसको कहा था। तो रिडक्शन फैक्टर क्या होता है कि अपने को ये बताता है कि गैल्वेनोमीटर आपने किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह ये। तो इस के के बारे में आप पढ़ चुके हो पहले। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपने आई की जगह पर पुट कर देते हैं, तो 5 से 5 कैंसिल, तो एस आई सेंसिटिविटी आ गया 1/K। यानी जो रिडक्शन फैक्टर है उसके इनवर्स के बराबर क्या होता ही है, जो गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी होती है। और इस के की वैल्यू आपने पढ़ी है कि C/NA होती है। के की वैल्यू क्या होती है, C/NA। अगर किसी बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देख के इसको कंफर्म कर ले भी उसमें कैसे बताया था सर ने। ठीक है, तो अब यहाँ पे रखेंगे तो ये NAB/C हो जाएगा।
तो यहां पर अपने को एक चीज पता लग गई कि क्या है कि जो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर है, करंट सेंसिटिविटी, वो इन फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहले नंबर पर एन पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से पूछा जाता है कि ऑन विच फैक्टर्स डिपेंड्स द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। तो आप सबसे पहले कहोगे एन। एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जो कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। और बी यहाँ पर क्या है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आपने लगा रखा है। और सी यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के लिए कांस्टेंट था, ठीक है। तो ये कांस्टेंट होता है गैल्वेनोमीटर के लिए। अब अपने क्या है, जो सी होता है ना कांस्टेंट, तो यहां पर सी की वैल्यू और कई फैक्टर पर डिपेंड करती है। अब आप देखो कि के की वैल्यू सी पर डिपेंड कर रही है, 1/c। और ये जो c होता है ये खुद कई चीजों पर डिपेंड करता है। तो अगर c जिन चीजों पर डिपेंड करेगा उन चीजों पर k भी डिपेंड करेगा। तो c का वैसे आपके फॉर्मूले का डेरिवेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिया हुआ है कि टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर द वैल्यू ऑफ n, a एंड b आर इंक्रीज्ड एंड c इज डिक्रीज्ड। क्योंकि c के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी है जो, तो सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए n, a और b की वैल्यू तो अपने को इंक्रीज करनी पड़ेगी, और c की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? डिक्रीज करनी पड़ेगी। समझिए बात। तो अब द वैल्यू ऑफ सी इज गिवन बाय, जो सी की वैल्यू है वो अपनी इस फॉर्मूले से देते हैं, पाई नीटा आर की पावर 4/2l। ठीक है, इस फॉर्मूले से अपने देते हैं इसकी वैल्यू पाई नीटा आर की पावर 4/2l। तो अब आप देखो कि गैल्वेनोमीटर के लिए के और सी में जो रिलेशन होता है, सॉरी के क्या, एस, जो एस आई और सी में, एस आई और सी में जो रिलेशन होता है वो होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी ऊपर आपने ये वाली चीज पढ़ी है, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका देखो मतलब ये है कि सी की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा, सॉरी, कम से कम होनी चाहिए, तभी आपकी एस आई हाई होगा। और जिसके लिए एस आई हाई है वही गैल्वेनोमीटर अच्छा मानते हैं अपने, ठीक है। तो मतलब सी की वैल्यू को क्या होनी चाहिए आपके पास? कम से कम या डिक्रीज होनी चाहिए। तो सी इज इक्वल टू जो आपके पास होता है वो होता है पाई नीटा आर की पावर 4/2l। नीटा यहाँ पर इलास्टिक कांस्टेंट है या इलास्टिसिटी कांस्टेंट ऑफ वायर है। कौन सी वायर का है ये आपके ने जो फॉस्फर ब्रॉन्ज की वायर ली हुई थी उसके लिए है यह कांस्टेंट। समझ आई बात? तो नीटा उसके लिए कांस्टेंट है। और टू रिड्यूस सी द रेडियस ऑफ वायर इज लेस एंड लेंथ ऑफ वायर इज मोर। आप देखो यहां पर कि रेडियस के तो ये क्या है, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी पावर के 4 के प्रोपोर्शनल, और एल के क्या है, इनवर्सली। तो एल की वैल्यू तो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए। तब क्या होगा, जो आपका सी है डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी कारण अपने फॉस्फर ब्रॉन्ज की वायर लेते हैं, उसकी रेडियस बहुत कम होती है, बहुत ही पतली तार होती है वो, और एल उसकी लेंथ ज्यादा रखते हैं। तो लेंथ को ज्यादा करने के लिए अपने जो गैल्वेनोमीटर था मूविंग कॉइल वाला, मूविंग कॉइल में फर्स्ट था जो गैल्वेनोमीटर आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो उसमें क्या था, आपने सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो उसमें क्या था कि आपने जो फॉस्फर ब्रॉन्ज की वायर है उसकी काफी लेंथ ली थी, तो वो इसी कारण ली थी। तो अगर आपसे पूछ लें कि लेंथ किसके लिए इंक्रीज करते हैं, तो आप कह दोगे कि जो इसकी करंट सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज करने के लिए करते हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आ जाता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये सिंपल छोटी छोटी डेफिनेशन है। इसमें क्या है, या तो आपको डेफिनेशन पूछ सकता है वो, या इसका क्या पूछेगा, कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहां से। तो द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। यानी कि किसी गैल्वेनोमीटर में अगर आप यूनिट वोल्टेज लगा देते हो उसके अक्रॉस, तो जो उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन जनरेट होगा, उसको अपने वोल्टेज सेंसिटिविटी एस वी से इसको शो करते हैं, ठीक है, φ/V। बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आपने अभी करंट सेंसिटिविटी पढ़ा था। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, देखो कि इफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जी एंड करंट इज आई, यानी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है और उसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो एस वी आपका क्या हो जाएगा, φ/में आई जी। क्योंकि V, देखो ये वाला V है जो पोटेंशियल डिफरेंस, जी ओम्स लॉ कहता है कि आई आर के बराबर होता है। तो आई करंट फ्लो हो रहा है और आर की जगह ये पे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के लिए क्या है, जी है। तो V इज इक्वल टू आई जी आपके पास वोल्टेज की वैल्यू, तो वो आई जी आप यहाँ पे रखोगे। तो अब आप देखो कि इस आई की वैल्यू फिर से किसके इक्वल है, के फाई के इक्वल। तो इस आई की जगह के फाई रख दो, तो फाई से फाई कैंसिल। तो ये एस वी यानी सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर किसके इक्वल आ गई, 1/kg के इक्वल आ गई, ठीक है।
तो अब क्या है ये 1/kg, के की वैल्यू पुट कर दो तो वो NAB/C होती है, सॉरी C/NAB, तो NAB ऊपर चला जाएगा और CG नीचे रह जाएगा। बस तो अब आप देखो कि जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है उसमें एक चीज क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, और वो है कि ये नीचे G आ रहा है बस। तो बाकी सारे फैक्टर्स वही रहेंगे और इसमें एक नया फैक्टर ऐड हो जाएगा कि जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो गैल्वेनोमीटर की कॉइल के रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है बस। ये फैक्टर यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है। बाकी सारे फैक्टर वही हैं करंट सेंसिटिविटी वाले। तो अगर आपने यहाँ पे देखे तो ये NAB/C था, ये आपने ऊपर अभी पढ़ा था कि ये किसकी इक्वल होता है, SI की इक्वल होता है। तो तभी SV को अपने SI/G लिखा है बच्चों यहाँ पर। समझ आई बात। अब नेक्स्ट है फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। भी फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, तो देखो फिगर ऑफ मेरिट करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का बिल्कुल रिवर्स है, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी का बिल्कुल रिवर्स है। अब देखो उनको एक बार दोबारा से रिपीट कर लो कि जो करंट सेंसिटिविटी होती है वो तो गैल्वेनोमीटर के लिए क्या होती है कि अगर अपने क्या करें उसमें यूनिट करंट फ्लो करें तो जितना जितना डिफ्लेक्शन आएगा उसको करंट सेंसिटिविटी, और यूनिट वोल्टेज अप्लाई करें उस पर तो जो उसमें क्या आएगा डिफ्लेक्शन आएगा उसको वोल्टेज सेंसिटिविटी बोल देते हैं अपने, ठीक है। अब फिगर ऑफ मेरिट देखो क्या है गैल्वेनोमीटर के लिए कि टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। यानी कि अगर अपने को गैल्वेनोमीटर में यूनिट डिफ्लेक्शन लाना है, मतलब कि आप कह सकते हो जैसे गैल्वेनोमीटर अगर आपने देखा हो लैब में तो वो ऐसे होता है, ठीक है। वहां ये बिल्कुल जीरो होती है यहाँ पर, उसकी नीडल यहाँ पे रुकी हुई होती है। इधर भी क्या होता है 1 2 3 लिखा हुआ होता है, और दूसरी साइड भी क्या होता है 1 2 3 लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि अगर अपने को इस 1 पर सुई को लेके जाना है, ये यूनिट डिफ्लेक्शन हो गया, पहले 0 पर थी अब कितनी पर आ गई 1, तो मतलब कि उसको 1 अगर अपने क्या करना है यूनिट डिफ्लेक्शन उसमें लाना है तो उस 1 तक खिसकाने के लिए उसको जितना करंट चाहिए उस करंट को अपने क्या बोल देते हैं, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये बिल्कुल करंट सेंसिटिविटी का रिवर्स है। करंट सेंसिटिविटी आपके पास क्या थी कि यूनिट करंट फ्लो करने पर जितना डिफ्लेक्शन आए, और इसमें है यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए जितना करंट चाहिए, ठीक है। तो वही चीज है कि टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। इट इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ करंट सेंसिटिविटी। ये करंट सेंसिटिविटी के इनवर्स के इक्वल होता है। तो इसको x से शो करते हैं, x इज इक्वल टू I/5 के इक्वल होता है, वो 5/I के इक्वल था, ठीक है। तो अब आप I की वैल्यू रखो तो वही 5 से 5 कैंसिल, तो ये K के इक्वल आ गया। यानी ये K ही क्या होता है जो अपने रिडक्शन फैक्टर कहा था वो आपका फिगर ऑफ मेरिट के इक्वल आता है गैल्वेनोमीटर के लिए। इसको C/Na भी लिख सकते हैं हम, 1/SI भी लिख सकते हैं। ये सारे किसके हैं, जो फिगर ऑफ मेरिट है गैल्वेनोमीटर का उसके फॉर्मूले हैं बच्चों। समझ आई बात। अब नेक्स्ट है अपने पास पिवोटेड कॉइल, पिवोटेड या वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या होता है गैल्वेनोमीटर, इसमें क्या खासियत है, तो देखो इसमें क्या होता है बच्चों कि जो पिवोटेड कॉइल या वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर होता है, दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का टाइप है, बट इट इज मोर कन्वीनियंट टू यूज एज कंपेयर टू सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। मतलब कन्वीनियंट का मतलब ये आसान रहता है इसको यूज करना। यानी अगर अपने इसको यूज करना चाहे ना तो यूज करना आसान रहता है। जो सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है ना उसको इधर उधर लेके जाना मुश्किल होता है, लेकिन इस गैल्वेनोमीटर को आप उठा के कहीं पर भी लेके जा सकते हो बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग एंड इट्स प्रिंसिपल वर्किंग एंड फॉर्मूला आर सेम एज सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। जो इसका क्या है प्रिंसिपल है, चाहे फॉर्मूले है, चाहे वर्किंग है, वो सारी क्या है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर के सेम होती है, बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। जो इसकी स्ट्रक्चर होती है ना बच्चों वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर में देखो क्या डिफरेंट होता है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर इज शोन इन डायग्राम। ए कॉइल ऑफ मेनी इंसुलेटेड कॉपर वायर इज वाउंडेड ऑन ए रेक्टेंगुलर फ्रेम। ये तो वो सेम ही है, ठीक है। सस्पेंडेड कॉइल वाला भी इसमें क्या होती है, ये कॉइल होती है, इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है और एक रेक्टेंगुलर फ्रेम पर उसको वाउंड किया हुआ होता है। द एक्सिस of rectangular coil are arranged on two pivots so that the coil can rotate easily। अब क्या होता है कि जो इस कॉइल का एक्सिस होता है, ठीक है, जो आपने ये कॉइल ले रखी है ना, ये मैंने यहाँ पर 3D में डायग्राम तो नहीं दिख रहा अपने को, ये जो कॉइल ले रखी है इस कॉइल का क्या होता है जो एक्सिस होता है वो दो पिवोट पर लगा हुआ होता है, ये पिवोट है। अब आप कहोगे कि सर पिवोट क्या होता है, ठीक है।
तो पिवोट अगर आपको नहीं पता तो आपको बताता हूं मैं कि अगर मान लो अपने क्या करें, एक ऐसे कोई स्ट्रक्चर बनाएं, एक ऐसा फ्रेम बनाएं। देखो यहां पर एक पत्ती ऐसे लगा दी लोहे की, ठीक है, और एक पत्ती ऐसे लगा दी, यहां पर एक सुराख कर दिया, ठीक है, और यहां पर एक सुराख कर दिया, ठीक है, और यहां पर क्या कर दिया अपने, दो नट लगा दिए मान लो, ठीक है, दो नट लगा दिए, एक और नट का जो कसने वाला भाग होता है वो इसको अंदर रखा। समझ आई बात, ये दो नट लगा दिए। अब इन दो नटों के बीच अपने कोई मान लो एक ऐसे क्या है रेक्टेंगुलर टुकड़ा है लोहे का, ठीक है, और उसमें भी यहां पर दो छेद किए हुए हैं, ठीक है, और इन नट के यहां पर इसको फंसा दे, यहां पर अपने इस रेक्टेंगुलर जो कॉयल है ना, मान लो रेक्टेंगल है आपके पास लोहे का टुकड़ा, उसको फंसा दे नटों के बीच भी। अब क्या हो कि ऐसे नहीं भी नट कसे हुए होने चाहिए, बस इसमें ये नट अटक जाएं। तो अगर आप क्या है इन छेदों के बीच फंसा दोगे, तो अगर आप इस जो लोहे का टुकड़ा इसको घुमाओगे तो ये घूमेगा ना, इजीली रोटेट करेगा ना, ठीक है। बिल्कुल यही टाइप क्या होता है जो आपका ये पिवोटेड या वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर है, इसका होता है। इसमें कॉइल क्या होती है कि कॉइल के ऊपर एक अपने दो क्या है ऐसी सॉलिड वायर लगा देते हैं, थोड़ी मोटी वायर लगा देते हैं, और वो मोटी वायर आगे जाके यहां पर क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, अटका देते हैं। और जिसमें अटकाते हैं इनको भी ऐसे अटकाएंगे भी, ऐसे नहीं भी ये कॉइल आपकी रोटेट ही ना कर सके, वो इजीली घूम सके। जैसे मैंने आपको नटों का एग्जांपल दिया, नट क्या हो यहां पर थोड़े से ढीले हों वो, यानी कॉइल क्या हो उसमें रोटेट कर सके, ठीक है। तो ये इन दोनों को, अब ये ऊपर और नीचे वाला भाग जिसमें नट लगाए हुए हैं इसको पिवोट बोल देते हैं। अब पिवोट का और एग्जांपल दूं, अगर इससे नहीं समझ आया आपको भी पिवोट क्या होता है, कि अगर आपने पुराने टाइप के दरवाजे देखे हो, जो गेट होते हैं बड़े घरों के पुराने गेट देखे हो, तो पुराने गेट जो खुलते थे तो उसमें क्या होता था, जिसके कब्जे वगैरह नहीं लगे हुए होते थे, तो उस गेट के पता क्या होता था, जो पुराने टाइप के गेट थे, अगर किसी के घर में आज भी हो तो आज भी आप देख सकते हो, उन गेटों को अपने यहाँ पर ऐसे पत्थर लगाते थे, एक पत्थर यहाँ पे लगा होता था, एक पत्थर यहाँ पे लगा होता था, और ऊपर एक तीखा सा होता था ऐसे, ठीक है, दो तीखे पार्ट दोनों साइड, और इन दोनों तीखे पार्ट को अपने इस गेट के अंदर क्या कर देते थे, अटका देते थे यहाँ पर होल बनाकर। तो अब ये क्या था, अटक भी जाते थे, ठीक है, अटक भी जाते थे, और ये गेट क्या है, घूम भी सकता था आराम से। तो अब यहां पर जो ये अटकाने वाला प्रोसेस है, तो इनको अपने क्या बोल देते हैं कि ये जो आपने ये तीखा वाला साइड लिया हुआ और ये पत्थर जिसमें अटकाया हुआ है, इसको मिक्स रूप से अपने कंबाइन फॉर्म में अपने इसको कह देते हैं पिवोट। समझ आई बात भी, गेट आपका ऊपर और नीचे अटका दिया लेकिन वो रोटेट करने के लिए क्या है, फ्री है, इसको अपने बोल देते हैं बच्चों पिवोट करना, ठीक है। तो वैसा ही पिवोट यहां पे किया होता है। तो पिवोट तो किया होता है, लेकिन अपनी कॉइल क्या है, जब मान लो फ्री वो यहां पे घूम सकती है, तो उसको वापस लाने वाला, अगर मान लो वो घूम गई तो उसको वापस उसी पोजीशन में लाने वाला कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। मान लो कॉइल में से करंट फ्लो करवा दिया आपने, वो रोटेट हो गई टॉर्क के कारण, तो रोटेट तो होगी, अब उसको वापस उसी यानी पोजीशन में लाने वाला तो चाहिए। तो उसी पोजीशन में लाने के लिए अपने क्या करते हैं, यहाँ पर दो स्प्रिंग लगा देते हैं, ठीक है, और स्प्रिंग का आगे वाला पार्ट अपने दो क्या है स्क्रू के साथ इसको अटैच कर देते हैं, T1 और T2 यहाँ पर क्या है, दो स्क्रू हैं। तो इस ये दो T2 और T1 और T2 इसको टर्मिनल भी बोल देते हैं, मतलब कि जब भी आपको गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करना होगा तो ये दो टर्मिनलों के साथ वायर्स को कनेक्ट कर दोगे आप। समझ आई। तो स्प्रिंग का यहां पर काम होता है, जैसे वहां पर भी पिछले में एक स्प्रिंग था ओनली नीचे ही था, ठीक है, जो सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर था ऊपर उसको लटकाया हुआ था, लेकिन यहां पर पिवोट किया हुआ होता है। अब समझ आ गई पिवोट कैसे करते हैं। इसको आप नेट पर सर्च मार के देखना, जो गूगल पर पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर रियल इमेज, तो वहां पर आपको इमेज दिख जाएगी, तब आपको समझ आ जाएगा कि ये एक्चुअल में कैसा होता है, ठीक है। और अगर आपके लैब में कोई टूटा फूटा गैल्वेनोमीटर है तो उसको भी आप खोल के देख सकते हो, उसका ऑपरेशन करके, तब आपको पता लग जाएगा कि उसमें कैसे कॉइल को अरेंज किया होता है। ये आपकी लैब में काम आने वाला गैल्वेनोमीटर ही है, ठीक है। तो पिवोट किया हुआ होता है, ठीक है।
यहाँ तक कर लिया था अपने, सो दैट द कॉइल कैन रोटेट इजीली। अब इसके आगे देखो, नियर द पिवोट टू स्प्रिंग्स ऑफ ऑपोजिट एंड्स ऑफ कॉइल आर आल्सो अटैच्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कॉइल के दोनों एंड्स के नियर अपने क्या करते हैं कि दो स्प्रिंग को अटैच कर देते हैं। दीज स्प्रिंग्स विल प्रोड्यूस द रिस्टोरिंग टॉर्क टू कॉइल टू टेक इट मीन पोजीशन। यानी ये जो स्प्रिंग है इनका वर्क ये होता है कि ये कॉइल को रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण कॉइल क्या है अपनी जो मीन पोजीशन है उसमें वापस आ सके। These two springs are connected to terminal screw T1 and T2। इसको टर्मिनल स्क्रू T1 और T2 से कनेक्ट करते हैं। The coil is situated between two horseshoe pole magnet NS। ये तो पता ही है आपको, वो वाली मैग्नेट है इसमें जो पिछले गैल्वेनोमीटर में काम आ रही थी। टू मेजर द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल ए पॉइंटर नीडल इज कनेक्टेड टू द कॉइल एंड इट कैन मूव ऑन सर्कुलर स्केल। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट था। वहां पर अपने जब भी अपने क्या करते थे डिफ्लेक्शन को नोट करते थे सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर में, तो वहां अपने किसका यूज करते थे बच्चों, वहां पर अपने क्या है लैंप स्केल मेथड का यूज करते थे। वहां पर लैंप से लाइट जाती थी, वो लाइट रिफ्लेक्ट होके कहां पर आ जाती थी अपने पास स्केल पे आ जाती थी, उस पर फ्लोरोसेंट स्केल होता था, उस पर वो क्या थी एक स्पोर्ट जनरेट करती थी और स्पोर्ट्स के बिटवीन की डिस्टेंस अपने निकाल के और फाई को कैलकुलेट करते थे। वो लंबा प्रोसेस था। यहां बस सीधा है, कॉइल जब रोटेट होगी तो कॉइल के साथ क्या है अपने एक पॉइंटर अटैच कर देती हैं, ठीक है, एक नीडल अटैच कर देते हैं सुई जो गैल्वेनोमीटर की, और उसके ऊपर एक स्केल लगा देते हैं। स्केल में यहाँ बिल्कुल बीच में जीरो होता है, इधर 5-10 ऐसे और इधर 5-10 ऐसे। तो अब आपको जो दिखने वाला पार्ट होता है ना गैल्वेनोमीटर में, जो आपको दिखता है बाहर से, बस वो इतना ही पार्ट होता है। एक आपको सुई दिखेगी और एक स्केल दिखेगा, बस बाकी सारा ये पार्ट क्या है गैल्वेनोमीटर के अंदर का है, इंटरनल स्ट्रक्चर। और दो आपको ये टर्मिनल दिखेंगे उसके ऊपर लगे हुए, ठीक है, T1 और T2। तो ये लैब में आप जिसने गैल्वेनोमीटर देखा है उसको पता लग गया होगा ये चीज, समझ आई बात। तो बस इतना ही फर्क है। देखो दो मेजर फर्क है इसमें, एक तो इसमें पिवोट होते हैं और उसमें क्या होती है फॉस्फर ब्रॉन्ज की वायर से अपने क्या कर देते हैं गैल्वेनोमीटर को हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं। और दूसरा फर्क इसमें यह है कि अपने जो गैल्वेनोमीटर है इसमें क्या है नीडल लगी होती है मेजर करने के लिए डिफ्लेक्शन, और उसमें अपने लैंप स्केल मेथड यूज करते थे। तो इतना ही है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको आज वाले टॉपिक पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो। आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हो, आपसे मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ आपके रिस्पांस से। तो इसी तरह बच्चों आप सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।